आज हम मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी देखेंगे एआर देसाई की। जो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी है वो बेस्ड करती है क्लास स्ट्रगल के ऊपर, जो दर्शाता है हमें इकोनॉमिक प्रोडक्शन सिस्टम। देसाई ने इसी को बेस बनाकर एनालाइज किया है इकोनॉमिक प्रोडक्शन सिस्टम को थ्रू आउट इंडियन हिस्ट्री में ये किसने किस तरह से परफॉर्म किया है यूजिंग डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म मतलब है कि मटेरियलिस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। देसाई ने जो स्टडी की है उसे 3 फेजेस में बांटा है। पहला प्री कॉलोनियल पीरियड, दूसरा है कॉलोनियल और तीसरा है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है प्री कॉलोनियल पीरियड। प्री कॉलोनियल पीरियड में क्या था कि एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी, जजमानी सिस्टम था। अब जजमानी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इन शॉर्ट बता देते हैं कि जजमान वो होते हैं जिनके पास ज़मीन होती है, और कामिन वो होते हैं जो उन जजमान को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो सोशल रिलेशनशिप हैं वो फ्यूडल कैरेक्टर थे। विलेज इकोनॉमी बाय एंड लार्ज सेल्फ सफिशिएंट थी, यानी कि हर विलेज में आपको एक कुम्हार मिलेगा, लोहार मिलेगा, चमड़े बनाने वाला मिलेगा, एक पंडित मिलेगा। यानी कि बाय एंड लार्ज ये लोग अपने आप में प्रोडक्शन करते थे, उसी कंज्यूम कर लेते थे, और ये सेल्फ सफिशिएंट थे, ना कहीं आना ना कहीं जाना। लेकिन देसाई का मानना था कि जो जजमानी सिस्टम है ये बहुत ही एक्सप्लॉइट करता है और ऑप्रेसिव है। क्यों? क्योंकि जो जजमान होते हैं वो जो कामिन को फोर्स करते हैं कि वो उनके यहाँ काम करें, उनके साथ ही बहुत ही गलत तरह का व्यवहार करते हैं, जैसे कि उन्हें अनटचेबल कहते थे। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे इनके बारे में। तो दूसरे नंबर पर आता है कॉलोनियल, जो कॉलोनियल पीरियड है। इस कॉलोनियल पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉलोनियल पॉलिसीज हैं वो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट करती है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। वो जो सोसाइटी होती है, जो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस होते हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती है। जजमानी सिस्टम डिक्लाइन कर देता है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी आ जाती है। जो पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, बार्टर सिस्टम होता था, अब वहाँ पर मनी फ्लो होने लगा है और मार्केट आ गया है कि जो डिमांड होगी अब वैसी सप्लाई होगी, जिसने इंडिया की एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। और एक नई लैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया भारत के अंदर, जिसे हम जाते ज़मींदारी प्रथा हम कहते हैं, जो उन्होंने जारी कर दी, और उससे कितना डिस्ट्रॉय हुआ, कितना नुकसान हुआ भारतीय खेती को। जो फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन शुरू हो गया अर्बन एरियाज़ के अंदर। इसकी वजह से एक नई क्लास इमर्ज हुई अर्बन एरिया के अंदर। एक खुद एक कैपिटलिस्ट क्लास आ गई, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास आ गई, जो वर्किंग क्लास है जैसे हम कहते हैं। एक मिडिल क्लास का जन्म हो गया। गांव के अंदर हम देखते हैं कि एक एग्रीकल्चर लेबरर्स आने लगे, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हो गए, मनी लैंडर्स हो गए। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स का मतलब होता है कि हम ज़मीन तो है लेकिन उसका मालिक कौन है हमें ये नहीं मालूम, पर ये कोई किसी की ज़मीन तो है, और वो एक बड़ा आदमी है। जो वो बड़ा आदमी वो शहर के अंदर रहता है, बस गाँव वालों को सिर्फ इतना ही मालूम। इसी को हम कहते हैं एब्सेंटी लैंडलॉर्ड। ओके, अब थर्ड कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, जैसे हम आज़ादी की बात क्या हुआ उसको कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, थर्ड। अब जो पीरियड आफ्टर इंडिपेंडेंस है, अब क्या होता है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। लेकिन देसाई का मानना था जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए बना है। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने डाला कि राइट टू प्रॉपर्टी जैसे शब्द उन्होंने जोड़ दिए, और राइट टू प्रॉपर्टी किसके पास है, यानी कि प्रॉपर्टी तो हमेशा से ही कैपिटलिस्ट क्लास के पास रही है, तो ये तो उन्हीं के फेवर में बात कर रही है। उन्होंने कहा कि नेम ऑफ इक्वालिटी के नाम पर ये मजाक है, जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वालिटी पे नहीं बल्कि इन इक्वालिटी को पॉस्चर करता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो डेवलप्ड हुई कैपिटलिज्म को ध्यान में रखे हुए। जो स्टेट है वो भी कैपिटलिस्ट के फेवर में ही काम कर दिया, उनके लिए लॉ बनाती है, उन्हें ही टैक्स में छूट भी देती है। जो वर्किंग क्लास है उन्हें तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, जब वो स्ट्रगल करते हैं, जो प्रेशर बनाते हैं, जब जाकर उनकी सरकार उनकी बात मानती है। उन्होंने ये देखा कि इसी वजह से इंडियन स्टेट के अंदर कुछ कंपनियां बढ़ती चली गई, उससे इनइक्वालिटी फैल गई। स्टेट भी सिर्फ उन्हीं के लिए काम कर रहा है, ऊपर से देखने से लग रहा है जैसे बड़ी कंपनियों के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो
स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है एक वेलफेयर स्टेट का, वो भारत के अंदर मोस्टली ऐसा लग रहा है कि जैसे फेल हो गया है। ये देसाई का मानना था। अब इसमें है कि आज़ादी मिलने से पहले कि हमें आज़ादी मिली कैसे, वहाँ तक का जो पूरा सफ़र है, देसाई ने उसको भी डिस्क्राइब किया है अपने थीसिस के अंदर। हम देखते हैं जैसे कि जब ब्रिटिश राज था भारत के अंदर, तो भारत के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट चली। ये इंडियन नेशनल मूवमेंट किन लोगों ने चलाई? देसाई ने अपनी बुक के अंदर जो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है उसका जिक्र किया है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू देसाई, उनका मानना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वो ऑल क्लास मूवमेंट है, यानी कि उसके अंदर हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया है, चाहे कैपिटलिस्ट क्लास हो, वर्किंग क्लास हो या एग्रीकल्चर क्लास हो, सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आप ट्राइबल्स भी थे, सिटी भी के लोग भी थे, गांव के लोग भी थे, खेती करने वाले लोग भी थे, मैन एंड वीमेन सब ने पार्ट लिया, ये हम सब जानते हैं। तो अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है कि जो फ्रीडम है वो कुछ चंद लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि पूरे भारत के लोगों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और तब जाके हमें आज़ादी मिली है। इसे देसाई नहीं मानते थे, बल्कि भारत के सारे लोग ही बात मानते हैं और सबकी एक मत है इसके अंदर। लेकिन देसाई ने कुछ और व्यू दिया है। देसाई कहते हैं कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो उसकी पैदाइश इसलिए हुई थी, जो कॉलोनियल रूल था हमारे ऊपर वो बहुत ऑप्रेसिव था। उसने इतना ज़्यादा दमन किया कि भारत के लोगों को उसने यूनाइट कर दिया। भारत के लोग जो अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग कल्चर है, अलग धर्म अपनाते हैं, उसके बावजूद वो एकजुट हुए और वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े। जबकि जो अंग्रेज हैं या यूरोपियंस हैं वो एक जैसे दिखते हैं, गोरी चमड़ी है उनकी, एक ही तरह का रिलीजन फॉलो करते हैं ज़्यादातर, यानी कि सबके सब क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, हाँ लैंग्वेज अलग हो सकती है, थोड़ा बहुत कल्चर भी अलग हो सकता है, लेकिन बाई एंड लार्ज ये लोग एक ही जैसे दिखते हैं। देसाई ने डिस्क्राइब किया अपनी बुक के अंदर कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट जन्म लिया। उन्होंने बताया कि इसकी जो वजह थी इंडियन नेशनल मूवमेंट की, वो था एजुकेशन, सबसे बड़ा फैक्टर। एजुकेशन कैसे कि हाँ, अंग्रेज़ों ने भारत के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई, भारत के लोगों ने भी कॉलेजेस, स्कूल, मैन वीमेन सबके लिए बनाए। उससे फ़ायदा हुआ कि ऐसे एजुकेशन फैली, लिबर्टी आई, इक्वालिटी और फर्टर्निटी के कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुए, जो वैसे तो यूरोपियन थे लेकिन वो भारत में भी थ्रू एजुकेशन आ गए और लोगों ने इसकी अहमियत समझी कि लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है और फर्टर्निटी क्या होती है। उसके बाद भारत के अंदर मॉडर्न प्रेस आ गई, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन आया, जैसे रेलवे लाइन आई, टेलीग्राम आया, पोस्ट ऑफिस बनने लगे। उसने एक जगह से दूसरी जगह संदेशों को भेजना आसान कर दिया, लोगों को मूवमेंट भी आसान हो गया। जो पॉलिटिकल और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन थे अब वो एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर के अंदर आ गए, यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल डीएम होगा, उसके ऊपर एक कमिश्नर होगा, कमिश्नर के ऊपर गवर्नर होगा। इस तरीके यूनिफाइड कमांड बन गई और इस तरीके से पूरे भारत में एक यूनिफिकेशन हो गया। सबसे टॉप पर हमारे गवर्नर जनरल हो गए, वाइसरॉय हो गए। तो पहली बार हमने देखा कि अब भारत एक सेंट्रल यूनिट है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अक्रॉस क्लासेस और कास्ट में हुई है कि हाँ, कुछ तो कास्ट ऊपर बढ़ी है और लेकिन ज़्यादातर लोग गरीब ही हो गए हैं। सिर्फ चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में अब पैसा आ गया है। जो अंग्रेज हैं उनके पास तो पैसा है ही, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं। जो उनके आसपास जो चाटुकारिता करते हैं उनके पास भी कुछ पैसा आ गया है, हमने देखा। लेकिन हाँ, अंग्रेज़ों की जो सेकुलर पॉलिसी थी उसका फ़ायदा लगभग समाज के हर तबके को मिला। हमने ये देखा, दलितों को भी उठने का मौका मिला। सोसाइटी को एक तरीके से हमने देखा कि सबके अंदर एजुकेशन में ये कम्युनिकेशन बढ़ा है और यूनिफिकेशन की वजह से ये सारे सिस्टम आगे चलने लगे। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो वाइट मैन थे, यानी कि जो अंग्रेज थे, वो थ्योरी यूज़ करते थे, वाइट मैन बर्डन। तो इस वाइट मैन बर्डन की इस थ्योरी को चैलेंज किया वाइट नेशनलिस्ट लीडर ने। वाइट मैन बर्डन थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि हम जो वाइट मैन हैं, हम लोग सिविलाइज्ड हैं, सिविलाइज्ड मैन हैं, हम लोग अनसिविलाइज्ड जो ग्रुप है उनको हम सिविलाइज करने आए हैं। अब ये अनसिविलाइज्ड कौन है? ऑफकोर्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहने वाले लोग हैं, जैसे भारत, अफ्रीका। और वाइट मैन कौन है? जो यूरोपियंस हैं। तो कहते हैं ये हमारी जिम्मेदारी है वाइट मैन की, हम अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज करके जाएं। अब देसाई बताते हैं कि हर तरह की क्लासेस और कास्ट के लोगों ने इस नेशनल मूवमेंट में हिस्सा लिया, लेकिन वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि सबको अपने अपने हितों को साधना था और उन्हें
वो तभी साथ आ सकते थे जब वो एक साथ आए और इस जो ऑपरेसिव रिजीम है जो ब्रिटिश राज है उसे ख़त्म किया जाए। हमने देखा लेकिन अल्टीमेटली हम जैसे आप बताते हैं कि अल्टीमेटली इस नेशनल मूव का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो बुर्जुआस को हुआ। बुर्जुआ का मतलब होता है कैपिटलिस्ट क्लास। जो कैपिटलिस्ट हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि वो अपना एजेंडा सेट करने में कामयाब रहे और उनका ही जो इंटरेस्ट था सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट उनको ही मिला। बाकी सबको तो थोड़ा-थोड़ा मिला। जैसे किसी का जैसे लेबर क्लास का 8 घंटे की नौकरी कर दी, वुमेन के रिज़र्वेशन कर दिया, दलितों को भी रिज़र्वेशन दे दिया। बोला कि ये तो सिर्फ़ छोटी-छोटी चीज़ें हुई लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा तो कैपिटलिस्ट क्लास ही ले गए। क्योंकि इंडस्ट्री अब उनके हाथ में है, पैसा तो उनके हाथ में है, ज़मीन भी उन्हीं के हाथ में है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो उनका ही होगा। देसाई का ये मानना था कि इन्होंने एक तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट को हाईजैक कर लिया। हम ये भी देख रहे हैं कि 50s और 60s में स्ट्रक्चर और फंक्शनलिस्ट अप्रोच ने बताया कि सोसाइटी बहुत हार्मोनियस है, कोऑपरेशन है इंडियन सोसाइटी के अंदर, जबकि मार्क्सिस्ट बताते थे कि नहीं, सोसाइटी हार्मनी नहीं है, ना ही उसमें कोऑपरेशन है, बल्कि वो एक स्ट्रगल से गुजर रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग फेज़ है उनके अंदर। इन दोनों के बीच की हम कंपैरिज़न को अभी देखेंगे कि क्या हुआ है। हम जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट अप्रोच है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है? लेकिन अभी हम लोग इसका कंपैरिज़न करते हैं दोनों को। मार्क्सिस्ट कहते हाइलाइट करते थे कि इंडियन सोसाइटी में इस वक्त एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, बहुत ऑप्रेसिव है, डिसहार्मनी है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडियन सोसाइटी के अंदर। जैसे हम जानते हैं कि 50s और 60s की बात हो रही है, जहाँ ज़्यादातर देश तो गरीबी था और शायद मुश्किल से टाटा, बिरला ही और कुछ चंद मुट्ठीभर पॉलिटिशियन ही अमीर थे। तो वो देसाई की नज़र में वो बताते हैं कि कितना एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर, कितनी गरीबी है, कितनी डिसहार्मनी है, कितनी कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट बताते थे कि किस तरीके से रिलीजन के बेस पे और कास्ट के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा एग्जाम्पल था जो रिलीजन की वजह से डिवाइड हो गया, जहाँ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का जिक्र किया है। ठीक है, आगे हम चलते हैं जहाँ वो बताते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट जो है वो माइक्रो स्टडी करते हैं, यानी कि वो एक विलेज स्टडी करते हैं। जैसे एम एन श्रीवास्तव की विलेज स्टडी है, जो छोटे एक विलेज में जाकर उन्होंने स्टडी कर ली और छोटी छोटी जगहों पर, इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हैं वो एक माइक्रो स्टडी करते हैं। जबकि देसाई कहते हैं कि हमें इंडियन सोसाइटी को एज अ होल यानी कि पूरे में देखना चाहिए, और इसलिए देसाई की जो मार्क्सिस्ट अप्रोच है वो मैक्रो लेवल पर हुई है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट हैं वो विलेज स्टडी करते हैं, स्पेशली कास्ट के ऊपर कि हर कास्ट का विलेज के अंदर क्या रोल है। मार्क्सिस्ट उसके उलट इकोनॉमी को ज़्यादा महत्व देते हैं और क्लास स्ट्रगल को महत्व देते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल्स थे वो फील्ड स्टडी का मेथड यूज़ करते थे। देसाई ने प्रपोज किया कि हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को फॉलो करेंगे। जैसे हमने देखा कि उन्होंने 3 फेजेस में इंडिया की डेवलपमेंट को दिखाया कि किस तरीके से ये पूरा ऑपरेसिव सिस्टम तैयार हुआ है इंडिया के अंदर, जहाँ हम आज तक पहुँचे हैं। उन्होंने बताया कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक होते हैं, वो सिर्फ किताबी ज्ञान और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी तक ही रह गया है। जबकि मार्क्सिस्ट अप्रोच जनरल पब्लिक के बीच में जाता है और उनकी बातें करता है, और वो एक जनरल पब्लिक का एक व्यू रखता है सामने, हर किसी के सामने। देसाई जानते थे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो डिफरेंस है बिटवीन वेस्ट और इंडिया के बीच में, इसका क्या मतलब है कि जो हिस्टोरिकली जो डेवलपमेंट हुई है यूरोप के अंदर और भारत के अंदर, वो अलग तरीके से हुई है। भारत के अंदर अलग अलग फेजेस में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। वेस्ट के अंदर जब वेस्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अलग तरीके से डेवलप्ड हुए हैं। तो देसाई को ने ये हाईलाइट किया कि मुझे मालूम है इसके बारे में, और उन्होंने बताया अपनी बुक में इसका जिक्र किया है। अब जब देसाई ने इतनी स्टडी की है तो उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी तो निकलेगा। तो देखते हैं क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है। सबसे बड़ा था कि उन्होंने क्लास स्ट्रगल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, लेकिन वो ये भूल गए कि भारत के अंदर क्लास स्ट्रगल नहीं, कास्ट स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, कि भारत कास्ट में बहुत ज़्यादा बटा हुआ है। हर छोटी छोटी बात पर भारत में कास्ट में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन सोसाइटी के अंदर, जिसे उन्होंने इग्नोर कर दिया। साथ ही उन्होंने कल्चर और रिलीजन को भी उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्हें देना चाहिए था, कि भारत में एक जगह कल्चर अलग है, रिलीजन भी अलग है, और ये किस तरीके से इंटरट्वाइंड है एक दूसरे के साथ, इसके बारे में उन्होंने काफ़ी कम रिसर्च की, जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है। इसी साथ ही उन पर ये आरोप भी लगता है कि उन्होंने अपनी स्टडी के ज़रिए इंडोक्ट्रिनेशन की, यानी कि उन्होंने मार्क्सिज्म को फैलाया भारत के अंदर।
ऐसी विचारधारा फैलाई कि हर चीज़ गलत है, हर चीज़ ऑप्रेसिव है, और स्टेट के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया। उन्होंने अननेसेसरी भारत का जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था उस पर उन्हें उंगलियां उठाई और वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट को उन्होंने नकार दिया और कहा कि वेलफेयर स्टेट एक फेल्ड स्टेट है, इसका ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के लिए या बुर्जुआस के लिए बना हुआ है, जिसके लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है कि ऐसा नहीं है। तो जो देसाई थे, एक क्रिटिकल व्यू रखा था उन्होंने एक वेलफेयर स्टेट के ऊपर। जैसे कि मैं बता दूं कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट क्या होता है कि जो उसके नागरिक होते हैं उसकी भलाई करना हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान उसके उलट एक पुलिस स्टेट है, यानी कि एक सिक्योरिटी स्टेट है। वहाँ पर हर चीज़ को सिक्योरिटी के लेंस से देखा जाता है कि अगर हम सिक्योर रहेंगे तो पूरा मुल्क सेफ रहेगा। जबकि भारत में कहते हैं कि भारत के नागरिक की सेहत अच्छी रहेगी, उनकी एजुकेशन होगी, एक ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड होगा, तो हम लोग भारत के लोग डेवलप करेंगे और भारत सुरक्षित रहेगा। तो ये दो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भारत का जो वेलफेयर के स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। उन्होंने एक ऐसे लिखा, द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। देसाई ने बताया कि जो वेलफेयर स्टेट का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों है? तो उन्होंने बताया कि जो वेलफेयर स्टेट है उसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट होने चाहिए। पहला तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए उसके अंदर, दूसरा मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, तीसरा होता है कि एक पॉजिटिव स्टेट होना चाहिए। पॉजिटिव स्टेट मतलब कि वहाँ पर हर चीज़ फ्री मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ देनी चाहिए। यानी कि जब कभी भी जो इंडस्ट्री ज़्यादा पैसा बनाने लगे, ज़्यादा दाम बढ़ाने लगे, तो स्टेट वहाँ इंटरवीन करे और दामों को काबू में रखे। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो वेलफेयर स्टेट हैं वो इन तीनों ही मुकामों पर फेल हो चुके हैं। मैं तब की बात कर रहा हूँ 50, 60 और 70s की बात हो रही है, ठीक है। उन्होंने बताया कि उस टाइम पर जो देसाई देख रहे थे कि दुनिया में ये सिस्टम फेल हो रहा है। जो 3 कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए, उन्होंने बताया कि जो वेलफेयर स्टेट है उनके अंदर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन देखी जा रही है। वहाँ अभी भी पॉवर्टी है, इनकम गैप बहुत ज़्यादा है। वो अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन इतना ज़्यादा है कि वो देखा नहीं जा रहा है। लोग के अंदर का लालच इतना ज़्यादा है कि कैपिटलिस्ट जो हैं वो चीज़ों के दाम बढ़ा देते हैं। दवाइयों के दाम बहुत ज़्यादा है, खाने के दाम बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के दाम बहुत ज़्यादा है। लोग के पास नौकरियाँ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये किस तरह का वेलफेयर स्टेट है? ये तो सिर्फ एक मिथ है, जो देसाई बता रहे थे। इन प्रैक्टिस जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो तो और ज़्यादा मजबूत होती चली जा रही है। उनके पास तो और ज़्यादा पैसा आ रहा है उनके पास। यहाँ तक कि देसाई ने जो कम्युनिस्ट स्टेट थे, कम्युनिस्ट स्टेट मतलब सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, इनको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। बोले कि ये तो सिर्फ नाम की ही कम्युनिस्ट स्टेट है, ये भी फेल्ड स्टेट है। उन्होंने कहा ये भी फेल हो गए हैं वेलफेयर स्टेट की कॉन्सेप्ट में। उन्होंने बताया कि इनके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डेमोक्रेसी ही नहीं है इनके अंदर, तो ये वेलफेयर स्टेट तो हो ही नहीं सकते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था वेलफेयर स्टेट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार हम लोग एक और कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे एवन श्रीनिवास का।